तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आज आपके सामने मारवाड़ पार्ट 4 लेके आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम मारवाड़ के 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप पिछला पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा हमने मेवाड़ पार्ट भी कंप्लीट करवा दिया है, तो आप मेवाड़ मेवाड़ भी जाके राजस्थान के इतिहास की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और हमारे साइड में राजस्थान की कला संस्कृति चल रही, तो वो भी वीडियो जाके आप देखिए। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने अभी अजय सिंह जी और दुर्गादास राठौड़ के 30 साल के संघर्ष को हमने अच्छे से देख लिया था। ठीक है, जो भी बात है वो मैं पिछला से रिव्यू दे देता हूँ दोस्तों आपको। पिछला कि अजय सिंह जी को क्या है, उनके पुत्र भगत सिंह ने क्या कर दिया था, मार दिया था। उनको पितरंता शासक कहा जाता है, मारवाड़ का दूसरा पितरंता शासक। ठीक है, क्योंकि मारवाड़ का पहला पितरंता शासक कौन था दोस्तों? मालदेव था, जिन्होंने ग्राव गंगा को मारा था। ठीक है, तो उनके बारे में आप पिछले पार्ट में देख लेना। हम अभी सीधे हम इस टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों कि अभय सिंह जी के बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, आज का जो मारवाड़ वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमें बीकानेर के राठौड़ भी साथ में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो नोटबुक और पेन अपने हाथ में ले लीजिए और मेरे द्वारा बोले गए कोई भी शब्द यदि इस नोट्स में उपलब्ध नहीं है तो आप उन्हें भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जैसा कि मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि खुद के बनाए गए सेल्फ नोट्स का मुकाबला दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती। ठीक है, तो बिना समय को वेस्ट करे अपन सीधे चलते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, जब हम छोटी क्लास में थे तो उस समय हमें एक लेसन पढ़ा था नैतिक शिक्षा के अंदर, जिसमें क्या है कि औरत थी अमृता देवी बिश्नोई नाम से। ठीक है, वो पेड़ों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देती थी। ठीक है, तो वो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। क्या है, इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी खेजड़ी घटना। ठीक है, स्टार लगा लेना, पूछा जाता है कि खेजड़ी घटना किस शासक के शासनकाल में हुई थी, तो अभय सिंह जी के शासनकाल में हुई थी। वो कब हुई थी? तो 1730 में। विक्रम संवत देखिए इसमें क्या है, विक्रम संवत 1787। दोस्तों, क्या है कि हमारे ये शासन से विक्रम संवत 57 साल आगे चलता है। ठीक है, तो विक्रम शक संवत से 57 साल आगे चलता है, इसलिए क्या है कि आप इसमें 57 ऐड कर दीजिए, तो 1730 प्लस 57 तो 1787 विक्रम संवत को खेजड़ी घटना हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा था, अगर आप रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे हो या इतिहास में भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें क्या है कि आपको जैसे पूछ लिया जाएगा कि 1947 में अगर भारत आज़ाद हुआ था तो विक्रम संवत के अनुसार वो कब आज़ाद हुआ था, तो उसमें प्लस 57 कर दिया गया। ठीक है, तो 1730 में विक्रम संवत 1787 में भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या है खेजड़ी घटना हुई थी। दोस्तों देखिए, समझिएगा और याद रखना, मेरे जो भी मैं बोल रहा हूँ अपने मन में आप उसको समझने की कोशिश करिए, उसको रिपीट करने की कोशिश करिए। ठीक है, अपन को उस चीज़ को यहीं पे याद कर लेना है, ताकि आप जब रात को या तब आपको जब रिवीजन करने का मौका मिले तो आपको कुछ अलग ना लगे कि मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए क्या है शहीद हो गए थे दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों कि अमृता देवी जी के नाम पे आज वन्य क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, जो वनों का संरक्षण वगैरह करते हैं तो उनको क्या है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी दिया जाता है, तो वो यहीं से निकला है। ठीक है, तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। इनके नाम से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, आया समझ में? खेजड़ली में वृक्ष मेला लगाया जाता है। ये खेजड़ली कहाँ पे दोस्तों? तो मारवाड़ के जोधपुर क्षेत्र में। ठीक है, जोधपुर में क्या है खेजड़ली वृक्ष मेला यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, और अभी हाल ही में सुंदरदास बहुगुणा वो भी क्या है वन्य क्षेत्र में अपनी विशेष योगदान दिया था। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ही थे, तो उनका भी निधन हो गया दोस्तों, तो वो भी चर्चा में चल रहे हैं। ठीक है, तो आप वो भी देख ले, वो एक करंट का क्वेश्चन बन जाता है आपका। दोस्तों, ये घटना क्यों हुई थी तो उसके बारे में आप समझ लिए कि इस समय क्या है वन का जो अधिकारी था वो गिरधर दास था। गिरधर दास नाम से क्या है वन का अधिकारी था, और महल बनाने के लिए चूना गलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। ठीक है, महल और बनाने के लिए महल के बनाया जा रहा था उस समय चूना वगैरह गलाने के लिए क्या है लकड़ी की आवश्यकता पड़ रही थी। तो लकड़ी की जो आवश्यकता के कारण क्या है जो सैनिकों को क्या वहाँ पे भेजा गया था गिरधर दास के नेतृत्व में। और गिरधर दास ने जो वहाँ की जो महिलाएं थी वो क्या कर रही थी, उन्होंने हम पेड़ वगैरह काटने से मना कर दिया, बोला कि आप यहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं काट सकते। ठीक है, तो गिरधर दास ने क्या है उन्होंने तो वो जो भी लोग थे वो पेड़ों के आगे खड़े हुए थे, उनको मार दिया और साथ में पेड़ों की लकड़ियाँ वगैरह भी लेके चला गया। ठीक है, तो यहाँ से यह खेजड़ी घटना बनी थी। ठीक है, तो 17 जुलाई 1734 में क्या है दोस्तों, एक चीज़ और देखना कि 17 जुलाई 1734 में
ये कौन सी डेट है दोस्तों? हुरुडा सम्मेलन की डेट है, ठीक है। तो 17 जुलाई 1734 में हुरुडा सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, याद रखना। हुरुडा सम्मेलन में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था? तो अभय सिंह जी ने भाग लिया था, ठीक है। हुरुडा सम्मेलन क्यों हुआ था दोस्तों? भीलवाड़ा में जो हुआ था मराठा शक्ति को एक वो नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। सांगा के बाद में दूसरी ऐसी शक्ति के लिए ना ये ऐसा सम्मेलन हुआ था, ठीक है। सांगा ने पाती परवन की परंपरा निभाई थी ना, उसके बाद में। अब दोस्तों देखिए आगे चलते हैं। इनके दरबारी विद्वान दोस्तों पूछे जाते हैं। पहले आते हैं कन्नीदान जी। कन्नीदान जी, इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों सूरज प्रकाश। इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? सूरज प्रकाश। नोट्स वगैरह बनाते रहना दोस्तों, ठीक है। चाहे तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, दूसरी बार आप नोट्स बना लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में आप नोट्स बना लीजिए। मगर एक बात याद रखना, नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। नोट्स अगर नहीं बनाओगे दोस्तों तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको रिवीजन करने के लिए भी क्या है, नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और ये मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि इस नोट्स से, ये नोट्स है, जो भी चीज़ है आपके सामने, जो भी मटेरियल है, ये दोस्तों बहुत अच्छे मटेरियल है, ठीक है। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों कि आप लोग जब पेपर हल करेंगे और क्वेश्चंस वगैरह हल करेंगे तो आप लोग सच में देखेंगे कि हाँ आपने ना इनके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हल किए उनमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ये मान के चलना, ठीक है। क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाने वाला, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला दोस्तों, ठीक है। एक पॉइंट मैं आपको ना आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। तो फिर चलते हैं आगे। कन्नीदान जी, सूरज प्रकाश, ठीक है। कन्नीदान का ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? सूरज प्रकाश, ठीक है। दूसरा चलते हैं वीरबाण। कौन? वीरबाण। वीरबाण की किताब का नाम है राजरूपक। दो और ऐड कर लेना दोस्तों, एक आते हैं भट्ट जगजीवन। कन्नीदान, वीरबाण, फिर आगे डालना भट्ट जगजीवन। इनकी किताब थी अभ्युदय। क्या नाम था दोस्तों? अभ्युदय। फिर आते हैं दोस्तों श्रुति मिश्र, एक और है श्रुति मिश्र। इनकी पुस्तक का नाम था अमर चंद्रिका। इनकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? अमर चंद्रिका। मैंने बोला ना मैं दोस्तों मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, ताकि आप लोग ये ना कहें सर आपने मुझे ये नहीं पढ़ाया था, यही बताया नहीं था, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा दोस्तों, मेरे पास में जो भी मटेरियल मैं आप लोगों तक पहुँचा दूंगा, ठीक है। बाकी पढ़ना आपका काम है दोस्तों। तो अपना वर्तमान में जो समय चल रहा है दोस्तों, वो स्टूडेंट की लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड मान के चल के चलिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि पेपर कब होगा, होगा जब हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का काम क्या है? पढ़ना, ठीक है। तो इस समय का सदुपयोग करें दोस्तों, इस समय का सदुपयोग करें और इस हिसाब से करिए दोस्तों कि ये सोच के चलिए कि इस बार पटवारी हो, एसआई हो, पुलिस हो, जो भी भर्ती है, वनपाल हो, वन रक्षक हो, ग्राम सेवक हो, उनमें मेरी एक सीट पक्की है। आप जो भी जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो ये मान के चलिए दोस्तों। तो अपनी तैयारी को ढील मत दे दोस्तों, वो तैयारी वगैरह करते रहिए। इन दोनों पुस्तकों में अभय सिंह के अहमदाबाद आक्रमण का वर्णन मिलता है दोस्तों। क्या है ये? कन्नीदान और वीरबाण की जो पुस्तक है सूरज प्रकाश और राजरूपक, इस पुस्तकों में क्या है, अभय सिंह के अहमदाबाद आक्रमण का वर्णन मिलता है। याद रखना दोस्तों, वो वाला पॉइंट याद रखना। 17 जुलाई 1734 में हुरुडा सम्मेलन में अभय सिंह ने भाग लिया था, ठीक है। तो इनकी मृत्यु के बाद में भगत सिंह शासक बना था। भगत सिंह कौन दोस्तों? अजीत सिंह का जो पुत्र था वो शासक बना था, मगर कुछ ज़्यादा कुछ वगैरह उनके समय में कुछ नहीं हुआ था। इसका आंसर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस उनके दिमाग में बस उनका पॉइंट यही है दोस्तों कि उन्होंने क्या है अपने पिता अजीत सिंह जी को क्या है मार दिया था। इसका आंसर उनको मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक कहा जाता है। पहला कौन था? मालदेव था, ठीक है। तो अजीत सिंह, ये भगत सिंह जी गए। उसके बाद में दोस्तों देखिए एक और डालना, महाराजा विजय सिंह जी। महाराजा विजय सिंह जी, क्वेश्चन इनमें से पुटअप होता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो विजय सिंह जी डालना। हालांकि विजय सिंह जी से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते, इसका आंसर मैंने लिखा नहीं, ठीक है, फिर भी आप लिख लेना। महाराजा विजय सिंह, इनका शासनकाल देखिए दोस्तों 1752 से 1793, 1752 से 1793, ठीक है दोस्तों। ये भगत सिंह जी के पुत्र थे। भगत सिंह जी कौन? अजीत सिंह जी के जो पुत्र थे ना, उनके ये पुत्र थे, ठीक है, विजय सिंह जी। जोधपुर में टकसाल खोली थी दोस्तों इन्होंने। जोधपुर में क्या है, इन्होंने टकसाल खोली थी और इन्होंने विदेशाई सिक्के चलाए थे। विदेशाई सिक्के का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो मारवाड़ से। कहाँ से है दोस्तों? मारवाड़ से विजय सिंह जी के सिक्के चले थे। इनकी पासवान गुलाब राय का इन पर अधिक प्रभाव था दोस्तों। इनकी एक पासवान थी गुलाब राय, उनका इनके ऊपर अधिक प्रभाव था, ठीक है। उनका मतलब जो भी अगर निर्णय वगैरह लेते थे तो उसे गुलाब राय से पूछ के वगैरह लेते थे। इसका इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए श्यामल दास गार्डन ने यही क्वेश्चन पुटअप होगा दोस्तों, ठीक है। अगर विजय सिंह जी से क्वेश्चन पुटअप होगा तो सिर्फ यही क्वेश्चन पुटअप होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन बनते कि इनकी पासवान का नाम क्या था, तो गुलाब राय, ठीक है। गुलाब राय किसकी पासवान थी? विजय सिंह जी की। दो ही क्वेश्चन पुटअप होगी।
और दूसरा क्वेश्चन ये है जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि श्यामल दास गार्डन वीर विनोद जिनकी पुस्तक है, ठीक है, उन्होंने विजय सिंह जी को जहांगीर का नमूना कहा है। क्या कहा है दोस्तों? जहांगीर का नमूना कहा है, ठीक है, याद रखना, बस यही क्वेश्चन पुटअप होगा दोस्तों। जहांगीर का नमूना क्यों कहा है कि जहांगीर भी अपने फैसले में नूरजहाँ को ऐड करवाता था, ठीक है, नूरजहाँ से पूछ के लेता था, मतलब ऐसा माना जाता था कि जो भी फैसले वगैरह ले जाते थे वो नूरजहाँ वगैरह से पूछता था, ठीक है। तो उसी प्रकार से विजय सिंह जी भी क्या करते थे, जो भी फैसले वगैरह लेते थे तो उसमें क्या है, गुलाब जो राय थी उनकी पासवान, उनका अधिक प्रभाव उसमें पड़ा देखने को मिलता है। आया कुछ समझ में दोस्तों विजय सिंह जी? दोस्तों एक और याद रखना, एक युद्ध हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन और पुटअप होता है कि एक क्वेश्चन और पुटअप होगा अगर होगा तो। विजय सिंह जी से 2-3 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं तो वो आपको सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखना जरूरी है दोस्तों, याद करते रहना। और आप जैसे मैं आपका टॉपिक पढ़ा के कंप्लीट करके गया, ठीक है, 40-45 मिनट की क्लास लेके गया, उसके बाद में इस चीज़ को अभी वर्तमान फिर हाथों क्या है रिविजन कर लेना, ठीक है। तो एक दिन में कम से कम 1 से 2 बार आप जब रिविजन कर लेंगे तो आप अगली जब वीडियो में आएंगे तो आपके लिए कुछ नया नहीं लगेगा, आप लोगों को लगेगा हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है। रिवीजन करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और अगर कोई पर्सन बिगिनर है तो कम से कम अपना जो समय है स्टडी के अंदर कम से कम 8 से 9 घंटे तो दीजिए, ठीक है। वर्तमान कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो जितना हो सके अपने आप को अपना सपना पूरा करने में लगिए दोस्तों, ठीक है। अपने सपने के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। आज मेरे से जुड़ा हुआ हर पर्सन ये चाहता है कि कोई पटवारी बनना चाहेगा, कोई गरम सेवक बनना चाहेगा, कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, ठीक है। मगर उन चीज़ों को पाने के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी हमें। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों, हमें मेहनत करनी है ताकि हमारी एक सीट इसमें से पक्की हम कर सकें, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, एक युद्ध है विजय सिंह जी का, डंगा का युद्ध। क्या नाम है? डंगा का युद्ध। डंगा का युद्ध 1790 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1790 में हुआ था डंगा का युद्ध, याद रखना। विजय सिंह और महादेव जी सिंधिया के सेनापति डी बोइंग के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। विजय सिंह और महादेव जी सिंधिया का जो सेनापति था डी बोइंग, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? डंगा का युद्ध, ठीक है। और इस युद्ध में विजय सिंह जी की हार हुई थी। इस युद्ध में क्या हुआ था? विजय सिंह की हार हुई थी और विजय सिंह को सांबर की संधि करनी पड़ती है। विजय सिंह को क्या करनी पड़ती है? सांबर की संधि करनी पड़ती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पुटअप होगा। डंगा का युद्ध कब हुआ? 1790 में, विजय सिंह और महादेव जी सिंधिया के सेनापति डी बोइंग के नेतृत्व में, ठीक है। और इस युद्ध में जो विजय सिंह ने जो संधि की थी उस संधि का नाम क्या था? सांबर की संधि। बस 2 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आया कुछ समझ में? तो विजय सिंह जी इतने ही थे दोस्तों, ठीक है। विजय सिंह जी में ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। फिलहाल इतना ही आप समझ के चलिए। चलते हैं मान सिंह के ऊपर दोस्तों। विजय सिंह आया ना समझ में? मान सिंह 1803 से 1843 शासनकाल क्या था दोस्तों? 1803 से 1843 इनका शासनकाल था, ठीक है। याद रखना शासनकाल वगैरह दोस्तों, ये वही है गिंगोली के युद्ध वाले, याद रखना। गिंगोली के युद्ध हुआ था ना जो कृष्णा कुमारी को लेके, वही वाले, ठीक है। तो अपन मेवाड़ में पढ़ चुके हैं वैसे, तो उनके बारे में आप देख लेते। मान सिंह जब जालोर में थे, मान सिंह क्या है उस समय जालोर में थे, तब देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी दोस्तों। क्या है, जब मान सिंह जब जालोर में थे तो उनका उत्तराधिकारी युद्ध लड़ रहा है, वो क्या उत्तराधिकारी पद को लेकर युद्ध कर रहे थे, ठीक है, क्या वो उत्तराधिकारी पद को बनेंगे। तो गोरखनाथ ने या देवनाथ ने क्या है ये भविष्यवाणी की थी दोस्तों कि जोधपुर का अगला जो शासक होगा वो मान सिंह बनेगा। वो क्या बनेगा? मान सिंह बनेगा। इसी कारण से मान सिंह के संपर्क में क्या है, नाथ संप्रदाय का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो गोरखनाथ को क्या है इन्होंने अपने दरबार में रखा था, उनको गुरुजी मान लिया था इस कारण से। तो जोधपुर का अगला शासक बनाने को ये बात बोली गई थी कि भविष्यवाणी उन्होंने की कि अगला जो शासक होगा वो कौन बनेगा दोस्तों? मान सिंह बनेगा। गोरखनाथ ने ये बात बोली थी। जब मान सिंह अगला शासक बनता है दोस्तों तो आयस देवनाथ को अपना राजगुरु नियुक्त कर लेता है, ठीक है। देवनाथ को क्या है अपना राजगुरु नियुक्त कर लेता है तथा जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करता है। जोधपुर में क्या करता है दोस्तों? महामंदिर का निर्माण करता है। ये याद रखना दोस्तों। आया कुछ समझ में कि मान सिंह जालोर में थे, उसके बाद में क्या है वो उत्तराधिकारी पद को लेकर लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, युद्ध कर रहे थे। तो गोरखनाथ ये देवनाथ जी ने क्या है उनको ये आशीर्वाद दिया था और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में जो है ना वो अगला जो शासक होगा वो कौन बनेगा? मारवाड़ का मान सिंह बनेगा। जब मान सिंह जब क्या है उत्तराधिकारी पद पर बैठते हैं और शासक बनते हैं तो फिर क्या है जो देवनाथ जी को वो अपना राजगुरु नियुक्त कर लेते हैं। इसी कारण से जोधपुर में और मारवाड़ में क्या है
नाथ संप्रदाय का प्रभाव मानसिंह के काल में सर्वाधिक था। ठीक है, जब हमने चित्रकला कला संस्कृति का पाठ पढ़ रहे थे उस समय अपने ये क्वेश्चन देखा था दोस्तों कि मारवाड़ में नाथ संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक किसके शासनकाल में बना था। ठीक है, किसके शासनकाल में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने चलते थे, तो मानसिंह जी के काल से। आया कुछ समझ में दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। जोधपुर में नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर भी इन्होंने बनवाया था। पुस्तक है दोस्तों नाथ चरित्र, पुस्तक क्या है? नाथ चरित्र। ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों आगे, इनके दरबार में नाथ संप्रदाय की सर्वाधिक चलती थी, इसलिए मानसिंह को सन्यासी राजा कहा जाता है। मैं बार बार आपको मेवाड़ जब पढ़ रहे थे उस समय अपन ने गंगोली का युद्ध देखा था, तो उस समय मैं आपको बोला था ना सन्यासी राजा कहा जाता है, सन्यासी राजा कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके शासनकाल में नाथ संप्रदाय की सर्वाधिक चलती थी, इसलिए मानसिंह को क्या है, सन्यासी राजा कहा जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों आगे। जोधपुर में मान पुस्तकालय बनाया था। मान पुस्तकालय कहाँ बनाया गया दोस्तों? जोधपुर में बनाया गया। ठीक है, ये आप मान सिंह समझ के आमेर मत लगा देना। ठीक है, आमेर जयपुर मत लगा लेना। ये मान सिंह जो है जोधपुर वाले मान सिंह है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, मान पुस्तकालय आमेर लगा देते हैं, आमेर या जयगढ़ वगैरह यहाँ लगा देते, क्योंकि उनके दिमाग में मान सिंह जो अकबर के नवरत्न थे वो दिमाग में आ जाते, जबकि मान सिंह कौन है? सन्यासी राजा है। ठीक है, याद रखना। 1818 में अंग्रेजों के साथ में इन्होंने संधि कर ली थी। मानसिंह ने क्या किया था दोस्तों? 1818 में अंग्रेजों के साथ में इन्होंने संधि कर ली थी। ठीक है, और जगत सिंह जी के साथ में इन्होंने गंगोली का युद्ध लड़ा था। ठीक है, गंगोली का युद्ध अपन देख के आ चुके हैं दोस्तों, कि गंगोली का युद्ध जो कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर हुआ था। ठीक है, तो आप कृष्णा कुमारी विवाद जरूर देखिए दोस्तों, मेवाड़ के लास्ट पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जनवरी 1818 में मानसिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि कर लेते। तो ये कुल मिला के क्या है, मानसिंह जी के बारे में बातें थी। ठीक है दोस्तों, 1818 में ये पहली सहायक संधि थी। पहली सहायक संधि किसके साथ में हुई थी दोस्तों? सन्यासी राजा मानसिंह के साथ में हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों के साथ में जो पहली 1818 में जो संधि हुई थी वो मानसिंह के साथ में हुई थी। ठीक है, जबकि सबसे अंतिम संधि दोस्तों हुई थी ना, जो सहायक संधि अंतिम संधि, वो सिरोही के शासक शिव सिंह के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, सिरोही के शिव सिंह के नेतृत्व में हुई। ठीक है, फिर चलिए दोस्तों आगे। अब सहायक संधि की बात हो ही गई दोस्तों, तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि 1817 में करौली के हरबख्श पाल सिंह के नेतृत्व में पहली संधि हुई थी। सबसे पहली संधि 1817 में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो करौली के हरबख्श पाल सिंह के नेतृत्व में। जबकि 1818 में पहली संधि किसके साल में हुई थी? तो जयपुर के मानसिंह के साथ। और सबसे अंतिम संधि किसके शासनकाल में हुई थी? तो सिरोही के शिव सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, आया कुछ समझ में? तो चलिए आगे। सहायक संध्या कर ली, सहायक संध्या समझ में आ गई। 1818 में हो गई। मेहरानगढ़ में मान पुस्तकालय संग्रहालय का स्थापना भी इन्होंने की थी, याद रखना। फिर चलते दोस्तों इनके दरबारी विद्वान कवि राजा बांकीदास जी। ठीक है, कवि राजा बांकीदास जी वो किनके दरबारी विद्वान थे दोस्तों? तो मानसिंह जी के दरबारी विद्वान थे, याद रखना। ठीक है, इनकी किताबों का नाम देखिए दोस्तों, बांकीदासरी खयात। पहली बांकीदासरी खयात जो ग्रंथ है वो किसका है? तो बांकीदास जी का है। बांकीदास जी किसके विद्वान थे? तो मानसिंह जी के विद्वान थे। मान जासो मंडन और कुकवि बत्तीसी और दतार बावनी। क्या? दतार बावनी। ये किताबें कौन सी है? बांकीदास जी की किताबें दोस्तों, याद रखना दोस्तों। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़नी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट तो सभी है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसके बारे में पहले आपको बता दूंगा। ठीक है, मगर छोड़ना आपको कुछ नहीं है। ठीक है, ये सोच के चलना कि ये मेरी जो भर्ती है ये मेरी पहली और आखिरी भर्ती मान के चलो। ठीक है, कि मुझे क्या है, इसमें से सीट निकालनी है। तो बांकीदासरी खयात, मान जासो मंडन, कुकवि बत्तीसी और दातार बावनी। दोस्तों वो 3 इडियट का डायलॉग है ना, कि कामयाब होने के लिए नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाब होने के लिए नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो। तो वो काबिल हो जाओगे तो कामयाबी अपना आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या है, हर चीज़ को अच्छे से समझ के चलना है, और हर चीज़ को अच्छे से समझ के फिर क्या है, रटिफिकेशन हमें ज़रूरी नहीं है दोस्तों, हर चीज़ को समझना है और पेपर को देना, परीक्षा देनी और हमें अच्छा करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे दोस्तों। इनका एक गीत देखिए, कवि बांकीदास जी का जो गीत है दोस्तों, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। याद रखना दोस्तों, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये किसका गीत है दोस्तों? तो बांकीदास जी का गीत है। किसका है?
बांकीदास जी का गीत है। इस गीत में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं को क्या है, उनकी आलोचना की गई है कि अंग्रेजों का जो साथ जिन्होंने दिया था अंग्रेज, ठीक है, शासकों ने, तो उन राजाओं की आलोचना इस गीत में की गई है। तो आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। माणिक्य लाल वर्मा का भी एक गीत है दोस्तों, पंछीड़ा नामक गीत है, ठीक है, तो वो भी याद रखना। और फिलहाल आप ये याद रखिए कि कवि राजा बांकीदास जी का गीत कौन सा, तो आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, ठीक है, ये साइड में लिख लिया करो दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों तख्त सिंह जी के ऊपर। किसके ऊपर? तख्त सिंह जी के ऊपर। सिंह जी आप ऐड कर लीजिए, हालांकि दो शासक और पढ़ने दोस्तों, आगे आपको बीकानेर पढ़ने को मिलेगा, इसलिए आप लिख लीजिए ये तख्त सिंह जी के बारे में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते, ठीक है। तो तख्त सिंह जी के बारे में लिखिए दोस्तों, क्या है, 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति जब हम देखेंगे, उस समय जोधपुर के शासक कौन थे दोस्तों? तख्त सिंह जी थे। कौन थे दोस्तों? तख्त सिंह जी थे, याद रखना, ठीक है। मेयो कॉलेज की स्थापना के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे। मेयो कॉलेज की जब स्थापना हुई थी तो उसके स्थापना के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे उस समय, ठीक है। तो तख्त सिंह जी के बारे में बस इतना ही क्वेश्चन पुटअप होगा, ठीक है। कि तख्त सिंह जी क्या है, 1857 की क्रांति के अंदर मारवाड़ का या जोधपुर का जो शासक कौन था, तो तख्त सिंह जी था, ठीक है। और मेयो कॉलेज की स्थापना के लिए इन्होंने 1 लाख रुपये दिए थे। आया कुछ समझ में? चलिए आगे चलते हैं। जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड, पहले अपन जसवंत सिंह पहले पढ़ के आ चुके हैं, जिनके दरबारी विद्वान मेहनत नैन सिंह थे, ठीक है। ये जसवंत सिंह सेकंड है। इनकी प्रेमिका का नाम दोस्तों लिख लेना, ठीक है, कि इनकी प्रेमिका का जो नाम था दोस्तों वो नन्नी जान था। क्या था उनका? नन्नी जान का इनकी प्रेमिका का नाम था। जोधपुर के रसोइये गौड़ मिश्रा के साथ में मिलकर, जोधपुर के रसोइये गौड़ मिश्रा के साथ में मिलकर दयानंद सरस्वती के खाने में इन्होंने जहर डाल दिया था, ठीक है। इसका आंसर दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हो गई थी। याद रखना दोस्तों कि जो जसवंत सिंह के दरबारी, जसवंत सिंह सेकंड क्या है, इनकी प्रेमिका का नाम नन्नी जान था, और इनके जो जोधपुर के जो रसोइये गौड़ मिश्रा के साथ में मिलकर दयानंद सरस्वती के खाने में इन्होंने जहर मिलवा दिया था, और सरस्वती की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अजमेर में। तो आप फिलहाल इतना ही याद रखिए, ठीक है। इससे पहले एक पासवान और पढ़ के आ चुके हैं दोस्तों, गुलाब राय जो पासवान थी वो विजय सिंह जी की थी, ठीक है। और ये नन्नी जान किसकी थी? जसवंत सिंह सेकंड की थी, ठीक है। तो जसवंत सिंह सेकंड समझ में आ गए। लास्ट एंड फाइनल देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्या है? सरदार सिंह जी। कौन है? सरदार सिंह जी। टॉपिक डालिए सरदार सिंह जी। अब मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। बक्सर के युद्ध में, कौन से युद्ध में? बक्सर के युद्ध में 1899 में, ठीक है, 1899 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में चीन और अंग्रेजी सेना के युद्ध में हुआ था, ठीक है, चीन और अंग्रेजी सेना के युद्ध में, ठीक है, बक्सर का युद्ध बोलते हैं इसको। सरदार सिंह ने अपनी सेना चीन भेजी थी, और इन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में जसवंत थड़ा का निर्माण कराया था इन्होंने। किसका निर्माण कराया था दोस्तों? मेहरानगढ़ की के पास में क्या है, जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह जी ने कराया था। वो किसकी याद में कराया था? अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में इन्होंने करवाया था, ठीक है, याद रखना। इससे और जसवंत जो थड़ा है दोस्तों, जसवंत थड़ा जो है, इसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। इन्हें पोलो खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था दोस्तों। इन्हें क्या है? पोलो खेलने का हद से ज़्यादा शौक था। इसी कारण से इनके समय में जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था। इनके समय में क्या है दोस्तों? जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। ये था सरदार सिंह जी। सरदार सिंह जी के बारे में एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारे मारवाड़ का अंतिम शासक था, मान के चलिए, ठीक है। आप कुछ नहीं पढ़ना आपको। सरदार सिंह जी बक्सर के युद्ध में चीन और अंग्रेजी सेना के युद्ध में क्या है, सरदार सिंह जी ने अपनी सेना चीन भेजी थी, ठीक है। इन्होंने अपनी पिता जसवंत सिंह की याद में मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है। और जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इनको पोलो खेलने का सर्वाधिक शौक था, इसी कारण से जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था इनके समय में, ठीक है। आया कुछ समझ में? सरदार सिंह जी कंप्लीट हो गए। तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों? आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपने नोट्स वगैरह प्रॉपर तैयार किए होंगे, ठीक है। तो जैसा सेशन लगा आपको, ठीक है, आपको मज़ा आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आज के सेशन के बारे में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहे, और जितना हो सके दोस्तों नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, ठीक है।
नकारात्मक चीज़ों के ऊपर अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, चाहे वो कोविड हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोविड है या कोविड वगैरह या जो भी न्यूज़ वगैरह वो आपके दिमाग पर कुछ गलत प्रभाव डाल रही है, ठीक है, या कोई भी पर्सन है चाहे कुछ भी हो, अगर वो नकारात्मक है तो उससे अपने आप से दूर रखो, ठीक है। तो आपका जो काम है दोस्तों, अपने सपने को पूरा करना, अपने फैमिली के सपने को पूरा करना है, ठीक है। हमारे सपने को पूरा करना है, हमारी सब, क्योंकि हर इंसान का सपना होता है दोस्तों, ठीक है। उन सपनों को हमें पूरा करना है, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है दोस्तों, ठीक है, मगर उस प्रॉब्लम को हमें फेस करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। और हमारे माता पिता के लिए और सबके लिए, जब आप ये मान के चलिए दोस्तों, जब आप कुछ बन जाएंगे ना दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो खुशी होगी वो अपने माँ बाप को होगी, ठीक है, हमारे माता पिता को होगी। जब अभी वर्तमान में हमें क्या है, जैसे मान लो कि ना आप लोगों को, जैसे आप कहीं पे निकल जाते हो दोस्तों, तो आप लोगों को जानते हैं कि आप उनके बेटे हो, ठीक है, आप उनके बेटे हो, आप उनके बेटे हो, ठीक है, आपको अपने माता पिता के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। मगर जब आप सोचिए दोस्तों, जब आपके माता पिता को ऐसा बोले जाएंगे कि ये उनकी मम्मी है, ये उनकी मम्मी, जब सोच के देखिए उनके ऊपर के उनको कैसा लगेगा दोस्तों, ठीक है। उनको ये फील होगा कि हाँ मेरे बेटे ने कुछ किया है दोस्तों, ठीक है, या मेरी बेटी ने कुछ किया है। तो इसलिए क्या है दोस्तों, अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने माता पिता के लिए और अपने लिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों और अपने सपनों के तरफ आगे बढ़ते रहिए।